हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्लेटफॉर्म पर। आरएएस मेंस एग्ज़ाम की अब डेट बिल्कुल पास में आ चुकी है और वास्तव में अभी भी ऊहा-पोह चल रही है सभी साथियों के दिमाग में कि डेट आगे बढ़ सकती है, नहीं बढ़ सकती है। मैंने पहला पॉइंट आज इस टिप्स में जो मैं बताने वाला हूँ, लास्ट में मुझे लगा कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर बात कर लेनी चाहिए। ये पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं, अगर आप वैसे जो सीरियस तैयारी कर रहा होगा कैंडिडेट्स, लगभग सभी चीज़ें आपको पता होगी। फिर भी जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस में लिया है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। हो सकता है वो 5, 10, 20 नंबर आपके बढ़ा सकते हैं और आरएएस मेंस जैसे एग्जाम में 5, 10, 20 नंबर बहुत मायने रखते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें होती है जो आपके नाम मार्क्स बहुत बढ़ा सकते हैं और छोटी-छोटी गलतियाँ ऐसी होती है जो मार्क्स बहुत कम कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम पर आपको ये खास तौर पर ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट तो मैं आपको वही मैंने यहाँ पर लिखा है, एग्जाम डेट आगे बढ़ने के फेर में नहीं पड़ना है आपको और पूरी तैयारी रखनी है। 2016 का एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। 2016 का जो मेंस एग्जाम हो रहा था, सोमवार को एग्जाम था, शनिवार तक सभी को यही लग रहा था कि डेट आगे बढ़ेगी। एग्जाम एडमिट कार्ड सबका आ चुका था, एडमिट कार्ड मिल गया, ठीक है। और उसके बावजूद भी इस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे थे, कोर्ट में इस तरह का चल रहा था, सोशल मीडिया पे सारी खबरें चल रही थी, लग रहा था कि डेफिनेटली एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी। बहुत सारे कैंडिडेट ने पढ़ाई छोड़ दी, सबको पता था कि आगे बढ़ेगी और एकदम से एग्जाम करवा दिया। सोमवार को एग्जाम हो गया, ठीक है। ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ हुआ कि वो उनकी तैयारी ऐसे ही धरी रहेगी जो पहले तैयारी करी और पेपर एग्जाम अच्छा नहीं दे पाए, क्योंकि आपको भी पता है लास्ट टाइम की जो तैयारी होती है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो तैयारी छूट गई, अगर आप वहां ढीले पड़ गए तो समझो तैयारी वेस्ट हो गई। इसलिए अभी मुझे नहीं लगता कि एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी। आप तो बढ़े नहीं बढ़े, ये मतलब कैसी बात है कि प्रवेश पत्र जारी हो चुका है और उसके बाद भी हमें अभी ये डाउट है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। आरपीएससी में ऐसा होता रहता है, ठीक है। आप तो ये मानकर चले कि एग्जाम होगा ही होगा, निश्चित तौर पर होगा और उसके अनुसार आपकी तैयारी होनी चाहिए, तो आप सही कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए बस सोशल मीडिया से थोड़ी टाइम के लिए दूरी बना लीजिए, ठीक है। जो भी अफवाहें फिलहाल भूल जाइए, कौन क्या चल रहा है, कौन अनशन कर रहा है, किसकी तबीयत खराब हो रही है, इन सभी चीज़ों से दूर रह जाइए, ठीक है। और ऐसे दोस्तों से भी 3-4 दिन दूरी बना लीजिए जो हर 5-10 मिनट में आपको कोई ना कोई न्यूज़ देता रह रहा है। ऐसे ग्रुप को फिलहाल म्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो फिलहाल अभी 3-4-5 दिन तो यही करना, नहीं तो ये भी डिस्टर्ब कर सकता है। लास्ट के 4-5 दिनों में ये भी आपका खराब कर सकता है, ठीक है। जितना कर सकते हैं उतनी तैयारी कीजिए। लास्ट में क्या करना उस पर बात करते हैं। देखो लास्ट में अब मैंने लिखा है केवल रिवीजन आपको करना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना। नया पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि यार ये छूट गया, ये छूट गया। आरएस मेंस इतना बड़ा एग्जाम है कि आपको लगेगा कि अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी रह गया। मार्केट में इतना कंटेंट है, सोशल मीडिया पर इतना, आपको टेलीग्राम पर इतना सारा कंटेंट मिल जाएगा, आपको लगेगा बहुत कुछ पढ़ना छूट गया है ना। लेकिन अब नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब लास्ट के 4-5 दिन बचे हो, क्या करना है, जो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट्स आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, केवल उनको पॉइंट पॉइंट को वापस पढ़ लीजिए। मैं बस सही बताता हूँ, वास्तव में लास्ट में पॉइंट पॉइंट जो आपने पढ़े ना वही काम आता है। अगर आपको पॉइंट भी अच्छे से क्लियर, तो आप पूरा विस्तार करके उसको लिख सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स को आप रिवीजन कर लीजिए, नया बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक और सलाह है मेरी यहाँ पर, जो भी अच्छे कोचिंग्स हैं, ठीक है, जो भी अच्छी टेस्ट सीरीज जिन्होंने चलाई है, उन सबकी अगर आंसर की आज टेलीग्राम पर सभी की अवेलेबल है, उन सभी की आंसर्स की जो भी हैं उनको आप रिवीजन कर ले, क्योंकि अच्छे कोचिंग अच्छे आंसर्स भी लिखते हैं, अच्छे आंसर प्रोवाइड करते हैं। उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि मॉडल आंसर कैसे लिखा जाता है। हमने भी जो टेस्ट लिए है 20 मॉडल टेस्ट की, उनकी बहुत अच्छी आंसर की तैयारी करी है। मैं कल तक कोशिश करूंगा कि सारी आंसर की आपको अपने जो टेलीग्राम चैनल है क्वालिटी एजुकेशन आरएस, इस पर आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। मैं कंबाइंड एक डाल दूंगा, पेपर तो मैंने सारे डाले थे, आंसर की अब आपको यहाँ पर इस पर मिल जाएगा। उस आंसर की से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। उस आंसर की को आप लास्ट में जरूर पढ़ के चले जाइए। हालांकि आंसर की बहुत ज़्यादा होगी, 15-20 पेपर की, आपको जो ठीक लगे जिस पेपर की, जैसे लास्ट के 8 पेपर हमने फुल लेंथ पेपर रखे हैं, उनकी आप पढ़कर जा सकते हैं। मैंने जब पिछले 2018 का एग्जाम दिया था, तो पिछले 2-3 दिनों में 2 कोचिंग की आंसर की पूरी पढ़ ली थी। काफ़ी ज़्यादा टेस्ट, काफ़ी फायदा मिला। उसके पहले, क्योंकि हालांकि मैं उनको पढ़ चुका था पहले भी, रिवीजन के तौर पे मैंने लास्ट में फिर पढ़ गया, तो मुझे लगा कि उसका बहुत फायदा मुझे एग्जाम में हुआ। एकदम राइटिंग फ्रेम कैसा होना चाहिए, वैसा फ्रेम ऑलरेडी आपके पास तैयार हो जाना चाहिए। एक बात को ध्यान रखना, एग्जाम में जब आप जाते हैं, आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए उस पर बात कर रहा हूं मैं। एग्जाम में जाते हैं तो टाइम इतना कम होता है हमारे पास कि सोचकर लिखने जितना समय नहीं होता है। आपके दिमाग में ऑलरेडी पूरा फ्रेम सेट होना चाहिए, पूरा आंसर सेट होना चाहिए। हमें सिर्फ इतना समय मिलता है कि बस उस फ्रेम को, उस आंसर को लिख कर आ जाए। लिखने का ही समय मिलता है, सोचने का, फ्रेम सेट करने का समय वहां पर नहीं मिलता है। ऐसी तैयारी आपकी होनी चाहिए, तभी आप
मेंस पास करके इंटरव्यू में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे साथी होंगे जिनकी तैयारी नहीं हुई होगी, बहुत सारे साथी है, मैं मानता हूँ, मुझे पता है, और सबका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, लेकिन उनके लिए भी टिप्स बता रहा हूँ कि उनको क्या करना है। मैंने देखो यहाँ पर एक लिखा, उत्तर लिखने का तरीका सीखें, और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आपको ध्यान में रखना है। मैंने लिखा है सारे उत्तर लिखने हैं। अब उत्तर लिखने का अगर आप तरीका सीख गए तो आप सारे उत्तर लिख सकते हैं। आपको जो नहीं भी आ रहा है उसको कैसे लिखना है, जैसे एमए के एग्जाम में मैं उन साथी की बात कर रहा हूँ जिनकी तैयारी बहुत कम है, और जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है उनके लिए भी ये बहुत काम का है। एक बात को नोट कर लीजिए, जितने ज़्यादा उत्तर आप लिखेंगे उतने ज़्यादा मार्क्स आप लेकर आएंगे। एक प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, मैंने 2016 में ये रणनीति अपनाई थी, क्योंकि मेरी राइटिंग स्पीड बहुत कम थी उस समय, क्योंकि टेस्ट प्रैक्टिस किया ही नहीं था, बिल्कुल भी टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किया, तो राइटिंग स्पीड बहुत कम थी। इतना पेपर लेंदी आता है कि पेपर पूरा लिख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये रणनीति अपनाई कि 20-30% सवाल को बिल्कुल छोड़ देते हैं, और जो सवाल हमें आ रहे हैं उनको अच्छे से करें। तो मैं 30% सवाल तो छोड़ कर आ गया, 70% पेपर किया। तो आप सोच के देखिए, आरएस में 70% पेपर करेंगे तो 35% 40% मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है, पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आना है, सारे उत्तर आपको लिखने हैं। अब आप कहेंगे सर सारे उत्तर कैसे लिखें, जब आते नहीं है तो कैसे लिखने हैं। तो सारे उत्तर का मतलब है, आपको अगर कोई सवाल नहीं आ रहा है तो 2 मार्क्स के सवाल ऐसे होते हैं, उसमें भी जो फैक्चुअल सवाल है, 2 मार्क्स का सवाल जो है मैक्सिमम फैक्चुअल पूछा जाता है। तो फैक्चुअल सवाल अगर कोई पूछा जा रहा है तो उसको आप छोड़ सकते हैं अगर आपको नहीं आ रहा है। इसके अलावा 5 से 10 नंबर के जो सवाल आते हैं, 5-10 नंबर के, उसको तो कोशिश कीजिए कि एक भी सवाल आपको नहीं छोड़ना है। अब करें कैसे, जो मैंने यहाँ पर लिखना है कि उत्तर लिखने का आपको तरीका सीखना। देखो, आप जब आंसर कीज देखेंगे, टॉपर्स की कॉपीज देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कई आंसर मैंने ऐसे देखे हैं। मैंने टॉपर की कॉपी तब देखी जब मुझे एनालिसिस किया कि 2016 में मैंने 1-2 आंसर ऐसा लिखा है, मुझे एक आंसर के सिर्फ 2-3 शब्द पता थे, 2-3 लाइन पता थी, मैंने 2 लाइन लिख दी। 10 नंबर का सवाल था, 2 लाइन लिख दी मैंने, और बस उसको बाकी को पूरा खाली छोड़ दिया। एग्जामिनर 10 नंबर का सवाल था, उसमें आधा नंबर दे दिया, क्योंकि 2 लाइन मैंने लिखी थी तो उसका आधा नंबर मिला था मुझे। वही मैंने एक जब टॉपर की कॉपी देखी तो मुझे पता चला कि क्योंकि वो सवाल थोड़ा सा कठिन था, मैंने उसमें देखा कि उसको भी वही 2 लाइन आ रही है, लेकिन उस 2 लाइन का विस्तार करते हुए उसने पूरा उत्तर लिख दिया, और वहां पर 6 नंबर मिल गए। इतना फर्क हो जाता है। वही 2 शब्द उनको भी आ रहे थे, वही 2 शब्द मुझे भी आ रहे थे, लेकिन मुझे उत्तर लिखने का तरीका पता नहीं था उस समय। मैं 2 लाइन आ रही थी, 2 लाइन लिख कर आ गया, उन्होंने उस 2 लाइन को विस्तार करते हुए पूरा लिख दिया, उसी 2 लाइन को शब्दों में पिरोया ऐसा कि 6-7 नंबर वहां पर मिल गए। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको सिर्फ 1-2 शब्द भी आ रहे हैं, मैंने लिखा है यहाँ पर, अगर आपको सिर्फ 1-2 शब्द भी आ रहे हैं तो उत्तर लिखने का तरीका सीखना है कि कैसे उसका विस्तार करना है, उसके आसपास 1-2 पॉइंट्स और जोड़ते हुए, ठीक है, वहां पर इस उत्तर को पूरा लिखना है। ऐसा किया जा सकता है अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की। अगर राइटिंग प्रैक्टिस में यही चीजें सीखते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। देखो, आपने खूब सारा मैटर पढ़ा होगा, लेकिन सवाल तो उतने ही आने हैं, और कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो आपने उस तरीके से पढ़ा नहीं होगा। अब आपका हल्का सा नॉलेज काम आएगा, और आपने की राइटिंग प्रैक्टिस काम आएगी, उस राइटिंग प्रैक्टिस से आप ये चीजें कर सकते हैं। एक और जो खास बात आपको ध्यान में रखनी है कि हिंदी इंग्लिश में जैसे लेटर आता है, इंग्लिश में भी लेटर आता है, हिंदी में भी जो पत्र आता है, उनका एक फिक्स फॉर्मेट रहता है। दूसरा, आप निबंध का भी देख लीजिए, हिंदी के चाहे इंग्लिश का ऐसे पैराग्राफ जो आता है वो देख लीजिए, उसमें कुछ लाइनें फिक्स रहती है जो आप लगभग हर पैराग्राफ में अलग अलग जोन के जो पैराग्राफ है उसमें यूज कर सकते हैं। वो कुछ लाइनें फिक्स रख लीजिए। लेटर तो फॉर्मेट फिक्स होता है। ये ऐसे सवाल है जो आपके नंबर बढ़ा सकते हैं। हिंदी इंग्लिश में बहुत स्कोरिंग ये होता है। ग्रामर और हिंदी की व्याकरण, 50 नंबर की व्याकरण आती, जो पूरे आरएस मेंस के चारों पेपर में सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट पार्ट कह सकते हैं उसको। 50 नंबर का पार्ट है, 50 में से 48, 47, 50 में से 50 नंबर भी लाए जा सकते हैं, तो उसमें अच्छे से करना। इसके अलावा जो फिक्स फॉर्मेट वाले हैं उनके उत्तर अभी 3-4 दिन में आप, अगर आपको कोई फॉर्मेट तैयार नहीं है किसी लेटर का, पत्र का, उनका फॉर्मेट भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। लैंग्वेज तो 2-3 लाइन लिखनी है जो प्रश्न में मिल जाती है, वहां पर आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। 5 से 6 नंबर, 7 नंबर भी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। आर्थिक समीक्षा इस साल की तो डेफिनेटली नहीं आएगी, अगर अभी ये 25-26 को एग्जाम हो रहा है तो, और डेफिनेटली हो रहा है, आप पूरी तैयारी रखें। पिछले साल की जो आर्थिक समीक्षा है, इकोनॉमिक्स पूरी इसी पर बेस्ड आती है, उसके जो मेन पॉइंट है उसको आप तैयार करके चले जाए। ये सारी चीज़ें आपके नंबर बढ़ाने बहुत काम आएगी। इस बात को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पेपर पूरा लिख कर आना है 100% वाला। 2 नंबर के कुछ प्रश्न फैक्चुअल है, नहीं आते उनको छोड़ दीजिए, उनमें जबरदस्ती लिखने की कोशिश मत कीजिए। जिसमें सीधा सीधा पॉइंट पूछ रहा कुछ भी लिखे, उसमें कोशिश मत कीजिए। उससे एग्जामिनर को ये पता चल जाएगा कि आपकी नॉलेज कम है, और उसके आधार पर
वो आपको नंबर कम दे सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, मैं वो सीक्रेट बता देता हूँ जो मैंने देखा है। आरपीएससी में कॉपी किस तरह से चेक होती है। आरपीएससी में इस बार जब मैंने कॉपी देखी है, बड़ा निराशाजनक लगता है। ऐसे कई कॉपीज थी कैंडिडेट की जहां पर गलत आंसर लिखा हुआ था, उसको नंबर दिए हुए थे, ठीक है ना। इसका उल्टा भी था, अच्छे आंसर में बहुत कम नंबर या नहीं नंबर दिए हुए, ऐसा भी था। मेरे साथ भी हुआ, 30 नंबर के सवाल चेक नहीं थे, ऐसा हो जाता है। तो इसका आप ये भी मान सकते हैं कि गलत नंबर मतलब कॉपी भरी हुई होनी चाहिए, बढ़िया से प्रेजेंटेशन किया होना चाहिए, नंबर मिलने की संभावना रहती है। इसलिए मैं ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आंसर जरूर लिख कर आना है। आंसर लिख कर आएंगे तो जरूर आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद समय का खास तौर पर ध्यान रखना। जो नए कैंडिडेट है, अगर प्रैक्टिस नहीं करी है तो आपके लिए बड़ी समस्या आएगी। समय बहुत कम पड़ता है, ठीक है। पेपर जो होता है वो बहुत लेंथी पेपर होता है, समय का बहुत कम पड़ता है, तो समय का खास तौर पर ध्यान रखना है। शुरू से ही राइटिंग स्पीड बनाकर रखनी है। राइटिंग के अच्छी करने के चक्कर में पेपर बहुत ऐसा छोड़ना, फास्ट शुरू से ही लिखना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि पहले ही आपको टाइम इस तरह से सेट कर लेना है कि किस यूनिट को आपको कितना टाइम देना है, पहले से सेट करना ना। ये फर्स्ट यूनिट है 75 नंबर की है, 65 नंबर की है, 60 नंबर की है, इतना इतना टाइम मुझे यहाँ पर देना है, ठीक है। टाइम सेट कर लेना, उसी टाइम के अकॉर्डिंग चलना। ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट यूनिट के लिए इतना टाइम सेट किया कि मुझे यहाँ पर 90 मिनट देना है और पता चल रहा है आप 150 मिनट तक उसी को लिखे, 2 यूनिट पीछे छूट गई, है ना। ऐसा हो सकता है। 75 मिनट दिया तो 75 मिनट में पूरा लिखने की कोशिश करें, ठीक है। फोर्थ पेपर सबसे ज्यादा लेंथी होता है, बाकी 3 पेपर से फोर्थ पेपर बहुत लेंथी होता है, बहुत स्कोरिंग भी होता है। मैक्सिमम कैंडिडेट 2016 में भी 2018 में भी कई कैंडिडेट थे जिनका ये पेपर बिगड़ गया। बिगड़ किस लिए गया? पेपर पूरा ही नहीं कर पाए। पेपर आता है, पेपर कोई मुश्किल, ये सबसे इजी पेपर आपके लिए, सबसे इजी पेपर ये होगा, लेकिन इसको पूरा करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अगर इसको कोई पूरा कर पाए, इस पेपर को पूरा कर ले, तो ये अकेला एक ऐसा पेपर है जो आपको मेरिट में बहुत आगे ले जा सकता है, रेस में सबसे आगे ले जा सकता है, वो है फोर्थ पेपर। और मैं वापस याद दिला रहा हूँ, कई कैंडिडेट्स इसमें उनको पता नहीं रहता कि पेपर छूट सकता है। ये पेपर बहुत लेंदी होता है, पेपर छूट सकता है, इसका आपको खास तौर पर ध्यान रखना। शुरुआत से स्पीड बना के रखनी है, टाइम सेट कर लेना उसी टाइम फ्रेम में। निबंध लिखते समय या पेपर वो पत्र लिखते समय बहुत टाइम ज़्यादा चला जाता है, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। जब निबंध लिख रहे हैं, ध्यान रखना, कुछ फिक्स निबंध होते हैं, 10-12 निबंध है, उनका टॉपिक लिखकर उसके जो मेन पॉइंट है वो पहले से ही तैयार करके चला जाए। पॉइंट आपके ध्यान में रहेंगे तो निबंध लिखना फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पॉइंट्स आप पहले ही बना लीजिए कि अगर ये आते हैं इस तरह के निबंध तो ये पॉइंट्स मुझे लिखने हैं। अगर आपके फ्रेम पहले से दिमाग में होगी तो आप आसानी से फटाफट इनको लिख सकते हैं। इसके अलावा और क्या चीज नंबर बढ़ा सकती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका आंसर प्रेजेंटेशन कैसा है। इस बार की जो कॉपी में मैंने देखा है, जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, आंसर जरूरी नहीं है कैसा है, लेकिन जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा था उसको नंबर काफी अच्छे मिले हैं। क्योंकि ऐसा लगा कि आंसर कई जगह है कि पढ़ा नहीं गया, सिर्फ देखा गया और कॉपी चेक हो गई। ऐसा कई जगह, सारे टीचर जरूरी नहीं ऐसा करें चेक करते समय, लेकिन कुछ टीचर्स के साथ ऐसा हुआ है कि सिर्फ आंसर को देखा, हाँ बढ़िया दिख रहा, बढ़िया सजावट है, नंबर मिले हैं उसमें। अच्छा आंसर है और सजावट और अच्छा है तो बहुत अच्छी संभावना है कि आपको नंबर बहुत अच्छे यहाँ पर मिलेंगे। तो अपना आंसर प्रेजेंटेशन आपको बहुत अच्छा यहाँ पर रखना, जितना ज़्यादा, मतलब जैसे ये पैराग्राफ, अगर आप पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो हो सकता है उसको पढ़ने में, पढ़े नहीं पढ़े बस देख कर ही नंबर दे दे। तो पैराग्राफ की बजाय आप पॉइंट बनाकर लिखिए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, और उसमें भी पॉइंट में जहां कम पॉइंट हो वहां पर 1, 2, 3 लिखने की बजाय आप स्टार बना सकते हैं, एरो बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। ज्यादा पॉइंट है तो नंबरिंग लगा सकते हैं। जैसे 3 पॉइंट ही लिख रहे हैं, 10 नंबर का सवाल है, 3 पॉइंट लिख रहे हैं तो एग्जामिनर को सीधा दी जाए, अच्छा 3 पॉइंट लिखे हैं तो 3 की जगह 4 नंबर दे देगा वो, ठीक है। ज्यादा पॉइंट है, 8-10 पॉइंट, 10 नंबर का सवाल है तो 10 नंबर की सवाल में कोशिश करने के साथ 8 या 10 पॉइंट आपको बनाने हैं। जब 1, 2, 3 पॉइंट बना रहे हैं तो पॉइंट की जाए फिर एरो या डॉट लगा दें वहां पर, वो एक ज्यादा तरीका। ये सिर्फ थोड़ी सी ट्रिक्स होती हैं जो कुछ कई बार काम कर जाती है, ठीक है। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा आपको डायग्राम में आंसर्स लिखने हैं, अलग अलग डायग्राम बना के, क्योंकि वो शो होगा, दिखेगा, ज्यादा अच्छे नंबर मिल सकते हैं। फ्लो चार्ट्स आपको बनाने हैं। मैप का प्रयोग खास तौर पर करना है। मैप का, डायग्राम का प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, देखो हिस्ट्री, आप राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री की बात करें, कुछ ऐसा कोई जगह दिखानी हो तो वहां पर भारत का, राजस्थान का मैप बनाने का आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। फटाफट मैप बनाकर उसको दर्शा दे। मैप राजस्थान का बनाना हो, चाहे आपको कराना 10 से 15-20 सेकंड में आपका मैप बन जाना चाहिए। अगर आप मैप बनाने में आपको 5 मिनट लगे तो फिर वो मैप नहीं बनाना ज़्यादा अच्छा है।
मैप बन जाना चाहिए 15 से 20 सेकंड में, इससे ज़्यादा नहीं। ये बना के कोई अगर हिस्ट्री में कोई जगह पूछ रहे हैं, कोई स्थान पूछ रहे हैं, उससे जुड़ा हुआ सवाल आया तो वहाँ पर आप मैप में उसको मेंशन कर सकते हैं। मैप भी दिख रहा है तो आपके नंबर, आधे नंबर, 1 नंबर, 1.5 नंबर वैसे ही बढ़ने वाला है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में किसी भी स्थान के बारे में पूछा गया हो, वहाँ बनाकर उसको मेंशन किया जा सकता है। ज्योग्राफी में तो बनाना ही बनाना है, ज्योग्राफी में तो डेफिनेटली हर सवाल में संभावना है, या तो कोई डायग्राम बनेगा या फिर कोई मैप बनेगा, मैप बनाकर उस जगह को, उस जो पूछा गया है उस सवाल के बारे में उसको लोकेट करे, दिखाए। ज्योग्राफी के हर सवाल में पॉसिबिलिटी है मैप बनाने की, जरूर बनाए। हर मैप आपका आधा 1 नंबर वैसे ही बढ़ा देगा। साइंस में डायग्राम बनाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, जहां पर भी पॉसिबिलिटी हो वहां पर बनाए। IR में अगर किसी वर्ल्ड के किसी भी स्थान के बारे में पूछा गया, वर्ल्ड मैप की अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो तो वर्ल्ड मैप का या फिर किसी एक क्षेत्र का बनाकर उसमें उस जगह को दर्शा सकते हैं। और मैंने लास्ट में लिखा पेंसिल की बजाय पेन से ही बनाए तो ज़्यादा बेटर है, प्रैक्टिस होनी चाहिए, पेन से आराम से अच्छे से बना जा सकता है। एक सवाल और पूछा जाता है आप सभी से, पेन किस तरह का होना चाहिए। देखो पेन, क्योंकि आप अब 3-4 महीने से 5 महीने से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो जो पेन आपके लिए अब कंफर्टेबल हो गया, लास्ट टाइम पर पेन बदलना सही नहीं होता, हाथ कई बार उससे स्पीड 1-2 सवाल भी अगर कम लिखना पाए तो फिर वो छूट सकता है। तो पेन जो आपके लिए कंफर्टेबल हो गया उसको लिखे। अब मैं कोई पेन लास्ट में सजेस्ट नहीं करूंगा, अभी ये पेन जो आपके लिए कंफर्टेबल है वो। अगर आप जेल पेन यूज कर रहे हैं अब तक तो एग्जाम में भी यहाँ पर कर सकते हैं, पर कोशिश क्या करना, वही करना, वाटरप्रूफ जो जेल पेन आते हैं उन्हीं को यूज करना। ऐसा नहीं हो कि जो आप आंसर लिख कर आए किसी कारण से कॉपी कहीं दबी रह जाए, 1-1 साल तक कई बार कॉपी चेक नहीं होती और पता चले जब कॉपी मिली तो सारे साफ थे। ऐसा जेल पेन यूज नहीं करना है। जेल पेन आपको पता है थोड़ा सा साफ हो सकता है, वाटरप्रूफ पेन है वो टिका रहता है, वाटरप्रूफ वाला जेल पेन आप यूज कर सकते हैं। वहां पर ऐसा कुछ नहीं कि ये अलाउ है, ये नहीं है, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है ना इसमें, तो आप जेल पेन यूज कर सकते हैं, लेकिन वाटरप्रूफ रखना, ये ध्यान रखना, नहीं तो सारे साफ हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कलर के पेन भी, जैसे कोई हेडिंग डालने के लिए कर सकते हैं, हालांकि ये वो आपकी हैबिट में और स्पीड के साथ होना चाहिए। अगर आपको पेन चेंज करने में भी जो समय लग रहा है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि कॉपीज ऐसा होता है कि स्कैन होकर चेक होती है, तो अलग अलग कलर में पता भी नहीं चलेगा कि आप ब्लैक यूज कर रहे हैं, ब्लू यूज कर रहे हैं या रेड यूज कर रहे हैं। रेड तो करना भी नहीं है यूज, ब्लू और ब्लैक आप यूज कर सकते हैं। मोटा पेन जो होता है कलर पेन जैसा, वैसा आप यूज कर सकते हैं बढ़ाने के लिए। ठीक है, लेकिन कलर सबका एक जैसा ही दिखेगा क्योंकि स्कैन होके वो कॉपियाँ चेक होती हैं। 2 से अधिक पेन आपको अपने पास में रखना है। कई कैंडिडेट्स को मैंने देखा है ऐसी गलती भी करते हैं कि एक पेन अच्छा लगता है और एक ही पेन लेके चला जाता है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है आपको। ठीक है, एक पेपर अगर सही नहीं भी हो तो घबराए नहीं, इस बात का भी खास ध्यान रखना। आपने बहुत अच्छी तैयारी करी, कई कैंडिडेट हो सकते हैं जो बहुत अच्छी तैयारी के साथ जाए, पहला पेपर देने जाएंगे हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, ये आपने लगा कि सब कुछ आता है, लेकिन जब सामने आता तो ऐसा लगा कि पहला पेपर ऐसा लगा कुछ नहीं आ रहा है। आपने 2 साल की तैयारी करी होगी लेकिन पहला पेपर देख के लगता है कि ये सवाल कहाँ से आ गए। ठीक है ना, तो ये आपका पेपर बिगाड़ सकता है। पहला पेपर आपको ऐसा लग सकता है कि ये क्या हो गया है, दूसरा पेपर, तीसरा, चौथा पेपर अभी और होना बाकी है, आखिरी पेपर तक आपको धैर्य बनाए रख रहा है। आखिरी पेपर 4th पेपर होने वाला, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 4th पेपर अकेला ऐसा पेपर है जो आपकी सारी गेम को चेंज कर सकता है, रेस में आपको सबसे आगे ला सकता है। आपने देखा होगा इस बार हाईएस्ट 148 नंबर भी लाए गए हैं, वो अकेला पेपर ने सारा गेम चेंज कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि आपका पहला पेपर खराब हो गया अब कुछ नहीं होगा, आपने हौसला छोड़ दिया, धीरे छोड़ दिया तो बाकी के सारे पेपर खराब हो जाने हैं। पहला पेपर खराब हो गया इस बार 2018 में जब देने गया, हिस्ट्री वाला पेपर देखा या इकोनॉमिक्स देखा तो लगा पूरा पेपर खराब हो गया, लेकिन मुझे पता था कि मेरा 2nd पेपर, मेरा 3rd पेपर, मेरा 4th पेपर बहुत अच्छी तैयारी है। तो और पेपर कठिन आया है तो वो सबके लिए आया है, सिर्फ मेरे लिए कठिन नहीं आया है। तो बाकी 3 पेपर में काफ़ी अच्छा किया था। ठीक है, और लास्ट में ये भी कई कैंडिडेट्स मैंने ऐसा देखा है कि लगता है कि RS मेंस जैसे एग्जाम में भी हम दूसरों से पूछ कर सारा कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं है ना। आपको अगर नहीं आता है तो मानकर चलिए पास वाले को भी नहीं आ रहा है, और अगर पास वाले को आ रहा है तो वो आपको बताएगा नहीं। ठीक है ना, तो पूछ कर आप लोगों को लगे कि मैं RS मेंस में क्लियर हो जाएंगे, वो संभव नहीं है। आपको जितना आता है उतना अच्छा लिखिए, पेपर पूरा भर कर आइए। जिसकी कुछ भी तैयारी नहीं है उनको कहूँगा जैसा कॉलेज में लिखते हैं MA के एग्जाम में, वैसे आप सारे लिख कर आ जाइए। ठीक है ना, वो हो जाएगा। और अब लास्ट में बस 2-4 खास बातें जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। 4 पेपर आपके होने वाले 2 दिन में ही होंगे, एक 9 से 12, फिर 2 से 5, सुबह सुबह 9 बजे टाइम से आपको सेंटर पर पहुंच जाना। कईयों के साथ ऐसा होता है कि लेट नाइट पढ़ने की आदत होती है, जैसे मेरी भी एग्जाम से पहले यही थी, लेट नाइट पढ़ता था,
दो दो तीन तीन, अगर आप 2 बजे 2 बजे सोए, 3 बजे सोए, तो ऐसा हो सकता है कि 9 बजे तक, 8 बजे तक, 9 बजे तो एग्जाम सेंटर पहुंचना है, 7-8 बजे आपको उठकर जाना पड़ेगा, तो उस समय तक नींद पूरी नहीं हो, तो पूरा दिन भर फिर ऐसा ही निकलता है। एग्जाम टाइम से पहले कोशिश करना, अभी 4-5 दिन पहले ही आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट होने में टाइम लगता है। पहले ही अब 12 बजे से पहले, 11 बजे से पहले आप सो जाइए और सुबह जल्दी उठकर पढ़ने की आदत डाल दीजिए। सुबह जल्दी उठने की आदत डालेंगे तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी, सुबह आप एक्टिव रहेंगे, फ्रेश रहेंगे। और खाने का भी थोड़ा सा रहता है, एग्जाम टाइम में तो कोशिश कर रहा है आपको हल्का और सुपाच्य जो भोजन हो उसी को खाना चाहिए, तो ठीक रहेगा। जितना कम खाएंगे एग्जाम टाइम में उतना ठीक रहेगा। दोनों पेपर के बीच में 2 घंटे का समय मिलता है। अब उस 2 आवर्स में आप क्या करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। खाना आप चाहे अगर दूर है तो साथ में ले जा सकते हैं, पास में है तो अपने रूम पर जाइए, खाकर वापस आ जाइए। 2016 के एग्जाम में मैंने देखा था एक कैंडिडेट, 12 बजे हमारा पेपर खत्म हो गया, 2 बजे जब वापस आए तो मेरे सामने एक कैंडिडेट बैठा था, उसका जिस हाथ से वो लिख रहा था वही पूरा हाथ छिला हुआ था, बाइक से आ रहा था और बाइक से गिर गया। उसके हाथ, उसको इतना भी टाइम नहीं है वापस एग्जाम टाइम से लौट, उसके पास इतना भी टाइम नहीं था उस समय कि वो हाथ पे पट्टी करा सके। वो पूरा जहाँ पूरा खून से भरा हुआ हाथ उसी के साथ आया और वहीं से बैठ कर लिख रहा उसको। अभी न तो उससे लिखा जा रहा है न बैठा जा रहा है, ऐसी स्थिति हो गई थी। कई लोगों के साथ बदकिस्मती ऐसी होती है कि ऐसा हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं कि 2 घंटे में कोई आराम से मिले है, कोई अजमेर में गया है, कोई जयपुर में गए थे, कोई घूमने आकर घूमने चले जाए, है ना, तो वो पेपर सारा खराब हो सकता है। तो ध्यान रखें, 2 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और उसमें भी आप कोशिश कर सकते हैं कि आपके पास कोई शॉर्ट नोट्स बना रखे हो, हाथ में ले जाइए, उस पॉइंट वाइज लास्ट में बिल्कुल जो पॉइंट पढ़े जाते हैं उस पॉइंट्स को आप पढ़ लिए, वो भी आपके लिए बहुत काम के हो सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने ज्योग्राफी के बहुत शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, वो इतने शॉर्ट थे कि मुझे आधा 1 घंटे का समय मिला, उस 1 घंटे में मैंने वो सारे के सारे पॉइंट टू पॉइंट 5 पेज के नोट से सारे पढ़ लिए, एक भी सवाल उसमें से बाहर नहीं आया। और क्योंकि जस्ट मैंने रिवाइज किया था सारे पॉइंट्स, तो मुझे सारे के सारे याद हो गए। हो सकता है 5 दिन पहले वाली पढ़ी हुई चीज़ भी भूल जाए, लेकिन आधे घंटे पहले पढ़ी हुई चीज़ याद रहती है, सारे पॉइंट्स याद रहते हैं, वो बहुत काम आता है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में बस ये लास्ट पॉइंट, किसी से भी किसी भी स्तर की बहस में आपको नहीं उलझना है। ये क्या करता है, बस टेंशन क्रिएट करता है। उस टेंशन के क्रिएट होने से बहस किससे हो सकती है, वहाँ पर कोई एग्जामिनर हो, अधीक्षक हो जो है, उससे आपकी बहस हो सकती है, नहीं करनी है। कोई भी गार्ड हो, किसी से भी बहस नहीं करनी, न किसी स्टूडेंट से बहस करनी है, न कोई ज़्यादा बातें करनी है। ये टेंशन क्रिएट करता है फालतू की, और उससे आपके 1-2 सवालों को नुकसान ही होगा, फायदा कुछ नहीं होने वाला, तो इनसे बचे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे, मुझे लगता है इन 4-5 दिनों में अगर आप फॉलो करते हैं तो ज़रूर आप एग्जाम में बेटर कर सकते हैं। बहुत सारे साथी हैं, बहुत अच्छी तैयारी के साथ जा रहे होंगे, लास्ट टाइम तक आपको टिके रहना, लास्ट पेपर तक आपको टिके रहना, स्पीड फास्ट बनाए रखना। बाकी आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है, आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छे जाए और आप इंटरव्यू तक पहुंचे, ठीक है। कोई और आपके डाउट हो कमेंट्स में आप मुझे लिख सकते हैं, तो वापस मैं कोशिश करूंगा उस पर भी जल्दी वीडियो लाने की। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, थैंक यू।